पिछले वाले लेक्चर में एक रह गया, मैं सुपर मेल थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँगी। सुपर मेल विच इज़ अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो इसको हम पॉलीवाई सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको हम जेकब सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें जो लड़का है उसके पास 2n = 47 है, यानी 44 + XYY है। अब आप इस y के ऊपर क्या होता है, इस y के ऊपर एक रीजन होता है, उस रीजन का नाम है SRY रीजन। क्या नाम है उसका? SRY रीजन, ठीक है। आर छोटा, SRY रीजन, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन बोलते हैं हम इसको, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन। सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। और ये TDF टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर रखता है अपने पास, मतलब टेस्टिस इसकी वजह से बनते हैं। Y के पास ये चीज़ नहीं है, और इन्हीं टेस्टिस की वजह से टेस्टोस्टेरोन बनता है। और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस क्या बनाते हैं फिर? जब ये टेस्टिस बना देंगे तो क्या बनाएंगे? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन मैंने आपको पहले भी बोला था एग्रेसिवनेस है। अगर किसी बैल को खेत में चलाना है तो बैल में से टेस्टिस निकालने पड़ेंगे। टेस्टिस नहीं होंगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो खेत जो है वो आपका काम कर देगी। अगर उसको गुस्सा आ गया तो फिर वो आपको बुरा हाल करेगी। तो बुल्स आए, बुल का गुस्सा शेर के गुस्से से ज़्यादा होता है, क्योंकि बुल जो होता है नंदी बैल, हम बैल को इतना क्यों करते हैं? बैल के पास बहुत पावर होती है, बट अगर हमें उससे काम निकलवाना है, हमें उससे काम रथ चलवाना है, हमें उससे हाउस होल्ड कोर्स करवाने हैं, ये हाउस होल्ड तो नहीं कह सकती, खेतों के काम करवाने हैं या कुछ करना है, तो हमें उसके टेस्टिस को रिमूव करना पड़ेगा ताकि उसका अग्रेसिवनेस कम हो जाए। और इसके पास तो भगवान की दया से 2 वाई हैं, तो 2 वाई हैं तो टेस्टिस डेवलपमेंट भी एग्रेसिव होगा, टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा होगा और गुस्सा भी। ऐसे बंदों की क्रिमिनल टेंडेंसी होती है। क्या होती है? क्रिमिनल टेंडेंसी, एंटी सोशल होते हैं, किसी से बात नहीं करते, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो दे हैव अब नॉर्मल हाइट। क्या होती है इनकी? अब नॉर्मल हाइट है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनता है। मोर अग्रेसिव होते हैं ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। एंटी सोशल होते हैं, एंटाई सोशल होते हैं ये। क्रिमिनल बेंट होता है इसका। क्रिमिनल बेंट का मतलब है नेचर अग्रेसिव होता है। क्रिमिनल सिंड्रोम या जेकब सिंड्रोम बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा बताना था, इसको आप कहीं ना कहीं लिख लेना। अब हमने पढ़ने हैं जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर। अभी हमने क्रोमोसोम रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर पढ़े, अब हमने जीन रिलेटेड। मैंने आपको क्या बोला? क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ है तो ठीक है, वो उसी के साथ रहेगी। अगर जीन्स में गड़बड़ आ गई, ये तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से आ गया, किसी के पास एक्स चला गया, किसी के पास वाई चला गया, तो दैट्स वो आगे इनहेरिट नहीं करेगा। बट अगर जीन में गड़बड़ आ गई तो वो आगे क्या करेगी? इनहेरिट करेगी। तो जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर, इसमें हमने 2 पढ़ने हैं। पहला है मेरे पास जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स। अगर म्यूटेशन ऑटोसोम्स में हुई, जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब है सोमैटिक क्रोमोसोम, सेक्स से रिलेटेड, सेक्स डिटरमाइन से रिलेटेड कोई क्रोमोसोम नहीं, सोमैटिक क्रोमोसोम। एक हमने पढ़ना है जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स, इसमें 2 में मैंने इसको डिवाइड किया है, रिसेसिव एंड डोमिनेंट।
देखो, जीन म्यूटेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। म्यूटेशन अगर ऑटोसोम्स में आती है, म्यूटेशन अगर सेक्स क्रोमोसोम में आती है। अगर म्यूटेशन ऑटोसोम्स में आ रही है, वो डोमिनेंट फॉर्म में है, वो रिसेसिव फॉर्म में है, वो देखना है हमने, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, जीन म्यूटेशन ज़्यादातर रिसेसिव में ही होती है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर्स ऑटोसोम्स में, तो पहला है, हमने फिनाइलकीटोयूरिया पढ़ा है हमने, तो फर्स्ट है फिटाइल कीटोन यूरिया, दूसरा अल्का कीटोन यूरिया, तीसरा एल्बिनिज्म, ये भी हमने पढ़ा है एल्बिनिज्म, चौथा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, दिस इज योर इसके अलावा थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे-सैक डिजीज, सब रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है सब, टे-सैक डिजीज एंड गुशर्स डिजीज। इसमें जो एनसीईआरटी वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, फिनाइलकीटोयूरिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, ठीक है, इसका जिक्र तो है। सो फिनाइलकीटोयूरिया हम कर चुके हैं, सो हम अल्कापिटोयूरिया पढ़ते हैं। अल्कान यूरिया, this is again this was the first inborn metabolic disease. Described by Garrett in 1908। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये किसकी वजह से होता है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो सबको पता है, दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। किसकी डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम ऑफ एन ऑक्सीडेज एंजाइम। कोई एक ऑक्सीडेज एंजाइम है, उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेज एंजाइम। अब वो क्या करता है? वो टायरोसिन को ब्रेक करता है। मान लो ये जो एंजाइम है, ये टायरोसिन को क्या करता है? ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट, अल्कापिटोन्यूरिया में क्या होता है? जीन में डिफेक्ट आ जाता है। तो वो जीन का नाम है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, उस जीन का नाम है, मान लो कि आपके पास ये जीन है HGD जीन, ये नाम है इसका, और ये पर्टिकुलर एक एंजाइम बनाता है विच इज ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है? नॉर्मली टायरोसिन को ब्रेक करेगा। टायरोसिन है अमाइनो एसिड, ठीक है, क्या करेगा? टायरोसिन को ब्रेक करता है, और टायरोसिन को ब्रेक करके क्या बनाता है? फ्यूमरेट बनाता है। मान लो, आपको ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। अब ये ब्रेक होता है, टायरोसिन जो है वो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये एंजाइम नहीं हो, मतलब ये जीन ही नहीं है, ना ये जीन है ना ये एंजाइम है, अब ये टायरोसिन इस पर ब्रेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो टायरोसिन ब्रेक नहीं करेगा, तो टायरोसिन का एक बाय प्रोडक्ट सा निकल जाता है। टायरोसिन ब्रेक करता है, एक इसे बिग सीरीज टायरोसिन, फिर होमोजेनिक एसिड, बहुत कुछ होता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता है। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स लगते हैं, ठीक है। वो एंजाइम इसके पास है नहीं। अब ये क्या करता है? यहाँ पर क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है?
सो दिस इज टायरोसिन, ठीक है। अब ये टायरोसिन जो है नॉर्मली ब्रेक करता है, बहुत बड़ी सीरीज़ है, मैं सारी सीरीज़ तो नहीं लिख सकती। एंड इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब टायरोसिन के बाद कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर कुछ और बनते हैं, फिर कुछ और बनते हैं। मान लो यहाँ पर बनता है जेनिटिसिक एसिड, और भी प्रोडक्ट बनते हैं, मैं उस पर फोकस नहीं करी। तो टायरोसिन से ये बनेगा, ये से ये बनेगा। अब टायरोसिन से ये तो बन जाता है, बट इसको तोड़ने के लिए आपको एंजाइम चाहिए जिसका नाम है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। अब ये इस बंदे के पास है नहीं, वो जो HGD जीन है वो है ही नहीं इस बंदे के पास, तो ये बनेगा ही नहीं। जब ये बनेगा ही नहीं तो यही एक्यूमुलेट होता रहेगा, है ना, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं। इसमें टायरोसिन टूट के क्या बना रहा है बच्चे, टायरोसिन टूट के बना रहा है ये, उसको पर्टिकुलर कोई एंजाइम जो है वो बनवा रहा होगा, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। और इसको तोड़ के ये बना रहा है, तो टायरोसिन तो पूरा ब्रेक हो गया, बट टायरोसिन रुक गया यहाँ पे। ये होमोजेनिक एसिड आगे टूट ही नहीं रहा, क्योंकि HGD जीन नहीं है। HGD जीन इसको सिंथेसाइज करता है, इसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब ना ये है ना ये है, तो ये यहीं पे रुक जाता है और एकदम से इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। जब इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है तो क्या होगा, जब ठीक है, और जब ये होमोजेनिक क्या नाम है इसका, होमोजेनिटिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगेगा, ये होमोजेनेटिक एसिड यूरिन से बाहर आने लगेगा। ये क्या करेगा, दिस एसिड लीव्स द बॉडी थ्रू द यूरिन, ये बॉडी से क्या करेगा, बाहर आना शुरू करेगा। और धीरे धीरे यूरिन जो है वो, ये मेलानिन पिगमेंट जनरेट, हमें पता है टायरोसिन से मेलानिन भी होता है। अब वो पिगमेंट इसमें ज़्यादा होने लगता है, यूरिन क्या होने लगता है, ब्लैक होने लगता है, और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में, उस बंदे के कनेक्टिव टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाता है। इसे ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक यूरिन डिजीज़। समझ आई मेरी बात। सो टायरोसिन हो गया, टायरोसिन जो है इट ब्रेक्स डाउन इनटू दिस पर्टिकुलर कार्बन एंड वाटर में टूट रहा है। बहुत बड़ी सीरीज़ है, मैं बहुत बड़ी सीरीज़ पे नहीं जा रही हूँ। अब यहाँ तक तो टूट जाता है हेमोजेनिक एसिड में, और हेमोजेनिस्टिक एसिड जो है उसको तोड़ने के लिए ये एंजाइम की ज़रूरत है। ये एंजाइम को बनाने के लिए HGD जीन की ज़रूरत है। HGD जीन हो गया वो ख़राब, म्यूटेशन हो गई है। म्यूटेशन की वजह से ये बना नहीं पा रहा, होमोजेनेटिक एसिड टूट नहीं पा रहा, कि एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और जब ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, ये जो होमोजेनेटिक एसिड है ये वहाँ पर रिएक्ट करेगा और यूरिन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ वाई इसका नाम रखा गया है ब्लैक यूरिन डिजीज़। ठीक है, या बस इतना ही आपको याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज़। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लैक यूरिन डिजीज़। मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ, ये देखो। आपको ज़्यादा उसमें सिरदर्दी नहीं लेनी, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। कि एक म्यूटेशन आ गई है, क्रोमोसोम 3 पे एक जीन है, उस पर म्यूटेशन आ गई है। म्यूटेशन के कारण देख, फिनाइल अलानिन अमाइनो एसिड टायरोसिन में टूट रहा है, टायरोसिन फिर इसमें टूट रहा है, फिर ये इसमें टूट रहा है। अब यहाँ पे जो जीन है वो इसको तोड़ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से शरीर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब वो काला काला हमारे शरीर में इंक्रीज़ होता जा रहा है, बिकॉज ये जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा वो शरीर में डिपॉजिट होता जाएगा। डिपॉजिट होने की वजह से हमारी ये जो इसके कान कैसे काले काले हैं, ये आ गया ब्लैक यूरिन। आंखों में काला काला सा आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हमारी हड्डियां जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग ना चिकन नहीं खा सकते, चिकन खाने में इनको बड़ी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो यूरिन कैसा हो गया ना ब्लैक। ये नॉर्मल बंदे का यूरिन है, ये अल्का पिटूनियूरिया वाले का यूरिन है। ठीक है, ऐसे बंदे की हड्डियाँ बहुत जल्दी डिपॉजिट, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में इतना ये डिपॉजिट हो जाता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, देखो देखो कैसे ब्लैक ब्लैक पिगमेंट हो रहे हैं, ये सब फिनाइल। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। पूरी रिएक्शन नहीं, बायोकेमिस्ट्री नहीं करनी है, जितना ज़रूरत है उतना ही करना। ठीक है, तो दिस इज़ योर अल्कान पिटूनियूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज़।
नेक्स्ट डिजीज़ जो हमने पढ़नी है वो आती है थैलेसीमिया, एंड थैलेसीमिया इज़ एन इंपॉर्टेंट डिजीज़। फिनाइलकेटोयूरिया हमने पढ़ लिया। हेमोफीलिया पढ़नी है एक हमने, अगेन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, कलर ब्लाइंडनेस। पहले हम ऑटोजोमल डिजीज़ करें तो ऑटोजोमल में तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, 90 पेज पे जाओ। सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोजोमल डिजीज़। फिनाइलकेटोयूरिया हमने पढ़ा हुआ है। थैलेसीमिया हम पढ़ने लगे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थैलेसीमिया. Thalassemia is again an autosomal recessive disorder. ठीक है, इसको डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कूली. And term was given by Whipple and Bradford. ठीक है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है. Again a blood disorder. ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये अफेक्ट करता है, म्यूटेशन आती है और डिलीशन हो सकती है, या म्यूटेशन आ जाए या कुछ डिलीट हो जाए, कोई बेस डिलीट हो जाए ऑफ द जीन controlling the globin chains of hemoglobin. तो हेमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन्स है उस पे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, और हम सब ने पढ़ा है. ठीक है, आप किसको ढूंढ रहे थे? एज वी ऑल नो कि जो हेमोग्लोबिन है उसमें दो चेन्स होती हैं. टू अल्फा एंड टू बीटा चेन्स. कितनी चेन्स होती हैं? दो अल्फा एंड दो बीटा चेन्स. ओके, सो हम अब देखते हैं थैलेसीमिया, मतलब ग्लोबिन चेन्स में गड़बड़ हो रही है. थैलेसीमिया कितनी तरह का है? अल्फ़ा थैलेसीमिया, मतलब अगर अल्फ़ा चेन्स में गड़बड़ है, यहाँ पे अल्फ़ा चेन्स में गड़बड़ क्या हो जाएगी, मात्रा ऊपर नीचे हो जाएगी. अगर 8 होंगे तो 7 हो जाएंगे, अगर 7 होंगे तो 6 हो जाएंगे. इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वालिटी डिसऑर्डर नहीं है. सिकल सेल एनीमिया क्या था, एक ही जगह यू आ गया तो उसने क्वालिटी चेंज कर दी. यहाँ पे मात्रा में गड़बड़ होती है. ठीक है, दिस इज़ अल्फ़ा थैलेसीमिया. ठीक है, देन यू हैव बीटा थैलेसीमिया. अल्फ़ा थैलेसीमिया को पढ़ेंगे. यहाँ पे कॉज्ड बाय डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन. मतलब